एग्रीकल्चर का सेकेंड पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने जो इसमें फूड अदर देन ग्रेन्स में टी, कॉफी, हार्टिकल्चर हमने समझ लिया था। अभी चलते हैं इसको समझने के लिए, हम समझते हैं नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स क्या है? नॉन फूड क्रॉप्स में पहले रबर समझते हैं। रबर देखिए क्या है, रबर को अगर लीजिएगा हमारे भारत में इसकी भी प्रोडक्शन की जाती है। बहुत से कम लोगों को पता रहता है कि रबर हम लोग का, अब हम लोग क्या होता है ना कि अपने ही एरिया में देखते हैं तो सोचते हैं कि हम लोग के साइड में सबसे ज़्यादा व्हीट का, राइस का प्रोडक्शन होता है, तो रबर का प्रोडक्शन कहाँ होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में भी रबर का प्रोडक्शन होता है, बट जहाँ पर उसकी क्लाइमेट है, जहाँ उसकी इन्वायरमेंट है, वहीं पर प्रोडक्शन होती है। ठीक है, रबर क्या है? तो रबर को देखिएगा एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। हाँ, इसको अच्छा कंडीशन में रखिएगा ना तो ये आपको जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरिया में ग्रो किया जाता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कैसे समझते हैं? देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। ये जो 0 डिग्री इक्वेटर देख रहे हैं हम, तो ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, ये जो आपको 23.5 डिग्री होता है, ये हमारा कौन सा जोन हो जाता है? इक्वेटोरियल जोन। इसमें जितना टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर उतना ही लो होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा बरसात होने के वजह से रबर की खेती बहुत तेज की जाती है। ठीक है, रबर को अगर लीजिएगा तो यह एक मतलब इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैं। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स का मतलब इसी रबर को देख सकते हैं। यहाँ पर रबर जो है ये लोग निकाल रहा है, रबर निकाल कर ये लोग क्या करेगा कि रबर निकालेगा, कंपनी में जाएगा या इंडस्ट्री जहाँ मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तब इसमें और भी कुछ केमिकल मिलाकर उसे ट्यूब, टायर, ये सारी चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं रबर से। ठीक है, यह एक रॉ मटेरियल्स होता है। हाँ, इसका प्रोडक्शन के लिए कहिएगा तो इसके प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? तो मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। मॉइस्ट और ह्यूमिड, मॉइस्ट ह्यूमिड का मतलब समझ रहे ना, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर हो, ठंडा क्षेत्र हो, वहाँ पर यह प्रोडक्शन किया जाता है। विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। सोच लीजिए, राइस उगाने के लिए, चावल की खेती करने के लिए हम लोग को 100 सेंटीमीटर का बरसात चाहिए, जबकि इसका खेती करने के लिए हमको कितना बरसात चाहिए? 200 सेंटीमीटर। यहाँ तक कि इसको तापमान कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस प्लस हो, कम ना हो। ठीक है, इतना तापमान चाहिए। आइए देखिए इसका अगर चलिएगा कि सर ये मान लीजिए रबर आपने बता दिया कि रबर हमारे भारत में जो है कि अगर देखा जाए ट्रॉपिकल जोन या स्पेशल कंडीशन में रखा जाए तो सब ट्रॉपिकल एरिया में भी इसका हम खेती कर सकते हैं। लेकिन रबर के लिए कितना टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए? तो रबर के लिए 200 प्लस सेंटीमीटर बरसात चाहिए, 200 सेंटीमीटर प्लस चाहिए। यहाँ तक इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और रही बात, तो रबर एक रॉ मटेरियल्स है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स है। क्योंकि रबर जो है मतलब कर खेती, उसको हम लोग इंडस्ट्री में ले जाते हैं और केमिकल मिलाकर, केमिकल और भी रसायन मिलाया जाता है और मिलाकर उसको क्या किया जाता है? ट्यूब हो, टायर हो, ये सब कुछ बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर चले जाए इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है तो आप केरला में, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स या गारो हिल सब, या फिर गारो, खासी, जयंतियाँ जो मेघालय की हिल्स हैं, उन सभी क्षेत्रों में इसका प्रोडक्शन किया जाता है रबर का। रबर के बाद देखिए हमारे यहाँ नॉन फूड क्रॉप्स, मतलब जो भोजन नहीं है, उसके सिवा रबर के सिवा और भी कौन है? फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में देखिए कॉटन होता है, जूट होता है, हेम्प होता है, नेचुरल सिल्क होता है। ये सारी चीज़ें नॉन फूड क्रॉप्स है, इसका भी प्रोडक्शन होता है। नॉन फूड का मतलब हम तो जूट तो खाते नहीं है, कैसा भी कि हम लोग जूट खाते हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग का प्रोडक्शन होता है। ये सब फाइबर क्रॉप्स हैं। इन सभी का अगर लीजिएगा हमारे भारत में इसका भी प्रोडक्शन होता है। इसके बाद देखिए अगर रही बात सिल्क का, तो सिल्क का खेती अगर देखिएगा, जो सिल्क होता है ना, तो सिल्क किससे निकलता है? सिल्क वर्म से। सिल्क वर्म के होता है ना, तो सिल्क वर्म अर्थात किसी इंसेक्ट का प्रयोग करके अगर आप कोई चीज़ प्रोडक्शन करते हैं तो उस तरह की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। यहाँ पर देखिए रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नॉन एज सेरीकल्चर। कि सिल्क वर्म्स का देखिए यहाँ पर सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन के लिए जो सिल्क वर्म्स का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉटन है, ये भी खाने वाला नहीं है, इसका भी प्रोडक्शन हम करते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स में आता है। यहाँ देखिए ये जूट है, जूट का भी खेती हम लोग के यहाँ होती है, ये भी जूट का ही इमेज है। ठीक है, यहाँ देखिए जूट का ऐसे बनाया गया ये सब। ठीक है, इस तरह का अगर चले जाएगा तो हम लोग क्या प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा नॉन फूड क्रॉप्स का। आते हैं आगे देखते हैं क्या है नॉन फूड में। और भी देखिए नॉन फूड में स्पेशल कुछ मेजर दिया हुआ है, जैसे कॉटन। हम लोग क्या कॉटन है, ये कुछ मेजर दिया है। कॉटन का अगर चले जाए, कॉटन का तो इतिहास ही पुराना है। अगर हमारे भारत का लीजिएगा तो ब्रिटिश सरकार अगर भारत में आई थी ना, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किससे हुई थी? कॉटन से। चूंकि कॉटन का जो है इतना डिमांड था ना वर्ल्ड में,
इतना तेज डिमांड था कि उन्होंने तुरंत भारत का रुख किया। अब भारत में आज भी चले जाइएगा तो भारत का आज भी कॉटन जितना कॉस्टली है, इतना क्वालिटी में अच्छा होता है ना, इतना क्वालिटी में अच्छा होता है जिसकी वजह से इसको कॉस्टली माना जाता है वर्ल्ड में। ठीक है, हम लोग क्या नहीं, तो इतना क्वालिटी में अच्छा होता है ना, दुनिया में हम लोग के बराबरी कोई नहीं है। कि अगर हम लोग आज भी महाराष्ट्र अब चले जाइए, गुजरात चले जाइए, तो महाराष्ट्र गुजरात में जहाँ कॉटन की खेती होती है वहाँ पर कॉटन से जो धागे बनाए जाते हैं ना, तो धागे जो होते हैं वो धागे आज भी जो अगर देखा जाए वर्ल्ड फेमस है हम लोग का धागा। आज भी कहीं नहीं ऐसा होता है जितना हम लोग का धागा स्ट्रॉन्ग है। तो कॉटन चले जाएगा, एक रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप का मतलब क्या होता है कि बरसात के सीजन में चल जाइएगा तो ये बरसात के सीजन में ग्रो किया जाता है। अभी बरसात मानसून आया ना, इस समय इसकी मतलब कहा जाता है इसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई होगी कॉटन। देखिएगा, ठीक है, ये आपको जो सबसे ज्यादा काली मिट्टी में ग्रो किया जाता है। तो जो भारत का पेनिनसुलर एरिया देख रहे हो, जो भी जैसा नीचे बनते हुए देखते हैं ना, तो भी जैसा नीचे जो देखते हैं वो दक्कन प्लेट्यू का एरिया है, वो सभी लावा से बना हुआ है। और लावा का मतलब काली मिट्टी है, और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कॉटन की खेती की जाती है। इसीलिए भारत के साउथ में, दक्षिण हिस्सा में चले जाइएगा, केरला, कर्नाटका, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, इन सभी क्षेत्रों में अक्सर आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा कॉटन की खेती की जाती है। आज भी कॉटन की खेती की जाती है। ठीक है, तो कॉटन अगर चले जाए तो उन सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। कॉटन की खेती के लिए आपको 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। ठीक है, और सनशाइन चाहिए इसके ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो टेम्परेचर भी सही चाहिए और लाइट रेनफॉल चाहिए। लाइट रेनफॉल, कम रेनफॉल हो, पूरा मतलब थोड़ा होता है ना कि मौसम पूरा एकदम मीडियम रहो, ऐसा नहीं कि धूप रहे बहुत तेज, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से रहता है तो समझिए वहां पर हम लोग इसका खेती करते हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, गुजरात में। याद है आपको गांधी जी चरखा चलाते हुए दिखाई देंगे। क्यों? गुजरात कहाँ के हैं गांधी जी? गुजरात के। तो गुजरात के हैं तो इसका मतलब गुजरात में ये कॉटन जो है ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है, वहां पर वीविंग और स्पाइनिंग का काम बहुत तेज होता है, तभी तो गांधी जी भी चरखा चलाते हुए दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो सबसे ज्यादा इसी वजह से महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कॉटन की खेती होती है। यही अगला हमारा फूड क्रॉप्स है जूट। जूट का अगर लीजिएगा, देखिए जूट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान दीजिएगा। आज भी जूट जितना है ना अच्छा, प्लास्टिक तो उससे लाख अच्छा है। आज भी अगर गवर्नमेंट चले जाइए, जिस तरह से प्लास्टिक के वजह से हमारी इन्वायरमेंट को मतलब कह सकते हैं ठेस लग रहा है, चाहे हॉट हो रहा है, हमारा जिस तरह से पॉल्यूशन हो रही है, मतलब कह सकते हैं प्लास्टिक से हमारे ज़मीन पर एक लेयर बनते चला जा रहा है जो ग्राउंड वाटर के लिए डेंजर हो सकता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के निजात पाने के लिए गवर्नमेंट ने प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगाया। अब प्लास्टिक पर बैन लगाने के बाद उन्होंने किसको कहा? इसी जूट को बढ़ावा देने के लिए कहा कि आप बैग के लिए, ठीक है, बैग के लिए आप किसका इस्तेमाल, गुनी के लिए किसका इस्तेमाल करिए? जूट का इस्तेमाल करिए, इससे प्लास्टिक से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, बात यह है, देखिएगा, बात समझिएगा, जूट का लीजिएगा तो प्लास्टिक के अपेक्षा जूट को सबसे ज़्यादा इनकरेज किया जाता है, लेकिन अंतर यह है कि प्लास्टिक जो है सस्ता मिलता है और जूट का बोरा महंगा मिलता है। अंतर क्या है कि जूट का जो प्रोसेसिंग है ना, जूट का प्रोसेसिंग है कि मतलब जूट को खेत से काटा जाता है, काटने के बाद इसको क्या किया जाता है? नदी में अर्थात पानी में कई दिन तक भिगोया जाता है। भिगोने के बाद उसका सेल जो है अलग किया जाता है, और सेल अलग करके कई दिन तक सेल को साइड में रखा जाएगा, तब उससे जो है क्या बनाया जाएगा? पूरी तरह से धागे बनाए जाएंगे, और तब धागा से क्या बनाया जाएगा? धागे से तब उसके बाद गुनी या बैग्स हम बनाते हैं। इस वजह से इसकी प्रोसेसिंग में इतना खर्च लग जाता है ना कि जूट सबसे ज़्यादा महंगा हो जाता है, अब प्लास्टिक सस्ता हो जाता है, इसी वजह से हम प्लास्टिक ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन प्लास्टिक से हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हम लोग को यूज करना चाहिए तो जूट ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आगे आइए। जूट का लीजिएगा, इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। जूट की खेती कहाँ होती है? तो जूट का खेती जो है जहाँ पर मिट्टी हमेशा रिन्यू होता हो, जैसे फ्लड प्लेन्स एरिया। तो फ्लड प्लेन्स एरिया का मतलब क्या? जहाँ पर बरसात मतलब बाढ़ आते रहता है, बाढ़ आया, एक बार मिट्टी जो थी वो चला गया, फिर नई मिट्टी उस पर आ जाएगा, फिर बाढ़ आया, फिर नई मिट्टी आया। तो फ्लड प्लेन्स एरिया में सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है, चूँकि वहाँ मिट्टी रिन्यू होते रहते हैं। उन सभी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है। साथ ही जहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में हो, पर्याप्त मात्रा, प्लेंटी ऑफ वाटर होना चाहिए, तो
क्योंकि ज़्यादातर प्रोसेस क्या करना है इसका, पानी में ही करना है। ठीक है, याद देखिएगा जूट का अगर लीजिएगा तो जूट का प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, बैग्स बनाने में, मैट्स बनाने में, रोप्स बनाने में, यार्न बनाने में, कारपेट्स बनाने में, चाहे फिर अदर कोई चीज़ बनाने में हम लोग जूट का प्रयोग करते हैं। जूट आज सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में किया जाता है। अच्छा, अब ये सवाल होता है सर वेस्ट बंगाल में जूट का खेती क्यों सबसे ज़्यादा होता है? तो जूट का खेती क्यों होता है, तो जूट का आप देख सकते हैं क्या होता है कि जो गंगा नदी है ना, और जो हुगली नदी, गंगा नदी से जो अलग हो जाती है हुगली नदी, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि गंगा नदी में बहुत सारी नदी हैं, याद है ना, बहुत सारी उसकी मतलब कि कैसे ट्रिब्यूटरीज होती है, मतलब सहायक नदियाँ, नॉर्थ से साउथ से बहुत सारी नदियाँ हैं। तो गंगा में बहुत ज़्यादा पानी है, एक तो सूखती नहीं है, अगर वो पश्चिम बंगाल से होती जाती है, बाढ़ अक्सर आता है, नई मिट्टी आती रहती है, इसी वजह से वहाँ पर नई मिट्टी होने के वजह से जूट की खेती की जाती है। यहाँ तक कि पानी रहने के वजह से जो जूट बनाने के लिए, जूट का बैग्स बनाने के लिए, जूट का रस्सी बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है ना, वो पानी में जो किया जाता है तो पानी हम लोग को वहाँ मिल जाता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में। यहाँ देखिए दूसरा बिहार में, तीसरा असम में, उड़ीसा और मेघालय, इन सभी क्षेत्रों में जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। आगे देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एकदम रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाते हैं। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर हमारे भारत में, आपने ठीक बताया, हमने इस चैप्टर में पूरा समझ लिया कि सर हमारा भारत एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। यहाँ तक इसी एग्रीकल्चर में, इसी कृषि में आधा से ज़्यादा जनसंख्या अर्थात 50-60 करोड़ लोग इसी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट है, इंगेज हैं। तो सर इतना जो बड़ा सेक्टर है ये सेक्टर के लिए क्या गवर्नमेंट ने कभी अभी तक से कुछ सुधारें की, कुछ सुधार हुए, कोई ऐसे प्रोग्राम और स्कीम इस डिपार्टमेंट के लिए शुरू हुआ क्या, इस कैटेगरी के लिए कुछ किया गया कि नहीं किया गया? तो वही देखते हैं। तो देखते हैं टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखिए इसमें आप समझिएगा हमारी बात को। इसमें देखिए पहला ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई थी। अब कहिएगा सर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अगर चले जाइएगा तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन जब 1962 और 1965 के दो युद्ध लड़ने के बाद, 1962 और 65 दो युद्ध लड़ने के बाद भारत की इकोनॉमिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई। अब भारत की जब स्थिति खराब होगी ना, तो उसी समय विदेशों से, दूसरे देशों से HYV सीड्स लाया गया था। ठीक है, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब वही सीड्स लाकर भारत के उत्तरी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में इसी HYV सीड्स को जो है यूज किया गया। यूज करने के बाद इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ ना, इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ कि तुरंत भारत की आर्थिक व्यवस्था कंट्रोल होने शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वह सन को हम लोग क्या कहते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, 1966 या 67 में क्या लाया गया था, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक सोचिए हरित क्रांति, ये चुनाव चेंजेज हमको देखने को मिला। साथ ही 1980 और 1990 के समय, देखिए 1990 के समय यहाँ तक कि गवर्नमेंट के लिए ग्रामीण बैंक रखे गए। किसानों को अक्सर इनफॉर्मल लोन लेना पड़ता था कि खेती करने के लिए, बीज खरीदने के लिए, ये सभी लोग हम लोग क्या करते हैं, दूसरे से लोन लेते हैं। तो दूसरे से जब कर्ज लेते हैं ना घर परिवार में, उसका ब्याज ज़्यादा होता है। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि हर गांव में ग्रामीण बैंक्स दिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉन्च की गई। ठीक है, जिसके वजह से इनको लोअर रेट्स पर, लोअर इंटरेस्ट रेट पर इन्हें लोन मिल सके। और जो भी एग्रीकल्चर के लिए इनपुट्स इनको खरीदना है, चाहे सीड्स खरीदना हो, चाहे मान लीजिए खेती के और भी इक्विपमेंट्स हो, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स, उन्हें खरीद सके और आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं है कि डेब्ट ट्रैप में फंस जाए। ठीक है, तीसरा क्या है, इसके बाद देखिएगा अगला हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या किया गया था। अगला जो एक KCC लाया गया, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि आज भी अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड अगर बना लीजिए, किसान क्रेडिट कार्ड, तो इसके थ्रू आपको जब भी तत्काल पैसा चाहिए ना, तो तुरंत आपको क्रेडिट कार्ड से, किसान क्रेडिट कार्ड से आपको जो भी पैसे चाहिए मिल जाएंगे। आपकी जो भी खेत होती है ना, उसकी वैल्यू तय हो जाती है। ठीक है, उसके अनुसार आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड से आपको तत्काल ज़रूरत है पैसा सीड्स खरीदने की, तत्काल आपके खेत में कोई अगर बीमारी लग गया तो आपको तत्काल पैसे की ज़रूरत है कि सर हमें जो है इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना है, पैसे नहीं है। आप तुरंत किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पैसा लेकर तुरंत आप अपने खेतों में इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
ये इस तरह का। देखिए यही नहीं, यहां तक कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी लाया गया, पैस, PIS पैस। देखिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, क्या पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम अगर लगा देते हैं, आपके खेत को कोई लॉस हो गया, आप खेती में काम कर रहे हैं, कुछ और क्षति हो गया, तो उस समय अगर आप चाह जाए तो आपको जितना भी लॉस हुआ है सब का सब इस इंश्योरेंस के द्वारा मिल जाएगा। इसका नाम ही है इंश्योरेंस। देखिए तो ये सारी चीजें जो है किसानों के बेनिफिट्स के लिए भारत सरकार ने ये सभी चीजें कर रखी हैं। यही नहीं, अगला चले जाइए किसानों के लिए। ठीक है, किसानों के लिए क्या किया जाता है? किसानों के लिए कि किसान जो और भी विकसित हो सके, ज्यादा जानकार बन सके, सभी टेलीविजन और रेडियो पर आप चले जाइएगा, स्पेशल वेदर बुलेटिन चलाया जाता है, बुलेटिन चलाया जाता है। देखिएगा दूरदर्शन चैनल पर या रेडियो पर, ये सब देखिए इधर दिखाया भी है दूरदर्शन। ठीक है, किसानों के लिए भारत सरकार के द्वारा टेलीविज़न हो, रेडियो हो, उन सभी पर वेदर बुलेटिन्स, सम एग्रीकल्चर आप कह सकते हैं प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, ताकि किसान इससे क्या रहें, अवगत रह सकें, उससे क्या हो, सीख सकें कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन आप कैसे कर सकते हैं। कोई बीमारी लग गया तो उसका इलाज क्या है, कोई से बरसात आ रही है तो आप प्लीज़ बचें, 2 दिन पहले ही सावधानी दे दी जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये भी स्कीम लाया गया। यहाँ तक कि किसान, देखिए अगला क्या इंस्टीट्यूशन में सुधार किया गया है, अगला MSP का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए बात को थोड़ा समझिएगा, अगर आज भी अगर हमारे मार्केट में टमाटर की खेती की गई तो टमाटर का अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो मार्केट में जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वैल्यू प्राइस क्या जाती है, गिर जाती है, गिर ना जाएगी। तो गेहूं का अगर उसी तरह प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, तो गेहूं का चावल का प्रोडक्शन हो जाता है ज़्यादा तो दाम गिर जाता है। जब दाम गिर जाएगा तो किसानों को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से किसान परेशान थे। इसी के लिए भारत सरकार ने क्या कहा, MSP, कि आप खेती करिए, हम आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से आपके गेहूं और चावल की खरीदारी हम करेंगे, उसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। तो गवर्नमेंट इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देती है ताकि इनके फसल का अच्छा दाम या कीमत मिल सके। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर किसानों के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन, HYB सीड्स लाकर ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा दिखाया गया। यहाँ तक कि हर गांव में आपको ग्रामीण बैंक्स मिलेंगे ताकि लो इंटरेस्ट रेट पर आप पैसा ले सके और अपनी समस्या समाधान कर सकें। अगला किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की आपको जब भी जरूरत हो तत्काल आप तुरंत पैसा ले सकते हैं। यहाँ तक कि किसानों के लिए अगला क्या होता है, कोई भी दूरदर्शन चैनल हो, टेलीविजन हो, न्यूज हो, उन सभी लोगों जगह किसान मतलब कि कह सकते हैं किसानों के लिए वेदर बुलेटिन्स या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम और स्कीम या कोई फसल से रिलेटेड बीमारी और उसका इलाज, ये सारी चीज़ें चलाई जाती हैं। अगला देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, MSP देती है। MSP का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि किसानों को फसल का अच्छा दाम मिल सके। आइए आगे देखते हैं, आगे है इसके बाद देखिए इसमें आगे बात की गई कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। देखिए अब यहाँ समझना है कि सर इस एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारे नेशनल इकोनॉमी में कितना है, तो नेशनल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कितना है, तो देखिए इसमें लिखा है, आप देखिए समझिए, इन 2010 और 11 अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। ठीक है, देखिए 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स ऑफ इंडिया वाज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर। 2012-11 के रिकॉर्ड पढ़िएगा तो 2011-12 के रिकॉर्ड के अनुसार जो है 52% से ज्यादा, कहिए आप कि 52% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में इंगेज हैं। सोचिए इसका एम्प्लॉयमेंट है। और जब वो सोचिए कि 52% लोग अगर एग्रीकल्चर में इंगेज हैं तो इसका मतलब 50% तो अकेले यही रोजगार दे रहा है, तो एक रोजगारी का तो यही दूर कर दिया बेरोजगारी का समस्या। दूसरा, अगर मान लीजिए कि 52% लोग एग्रीकल्चर में इंगेज है तो कहीं ना कहीं अभी लोग काम कर रहे हैं तो इनको भी तो इनकम मिलता होगा ना, तो ये इनको इनकम मिलता होगा, तो नेशनल इनकम में कहीं इनका भी योगदान होता है। ठीक है, अगला अगर चले जाइए भारत की सबसे बड़ी समस्या समझिए, भारत का GDP ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नो डाउट। GDP का मतलब क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हमारा सकल घरेलू उत्पाद, हमारा प्रोडक्शन क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, GDP। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्शन अगर चलेगा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बट इट इज नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री, नो डाउट। अब चले जाइए
जीडीपी का अगर बात करिएगा तो जीडीपी में एग्रीकल्चर में हमारा प्रोडक्शन बहुत तेज हो रहा, अदर चीज़ों में भी प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, लेकिन सबसे सत्य चीज़ क्या है? सबसे सत्य तो यह बात है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। चलिए आगे आते हैं। इसमें देखिए फूड सिक्योरिटी, ये फूड सिक्योरिटी क्या होती है समझिएगा। अब यहाँ से आपको बहुत बढ़िया चीज़ें देखिएगा, क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है। फूड सिक्योरिटी क्या होती है? तो द गवर्नमेंट डिजाइन नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी टू एवरी सिटीजन। सोचिएगा, मान लीजिए हमारी भारत सरकार ने क्या की है, समझिए कि हम भारत के लोग अगर मान लीजिए बहुत अच्छा खेती हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, तो सबके पास अनाज पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो सबके पास अनाज पहुंच गया तो हम लोग सभी लोग खा ले रहे हैं। लेकिन सपोज समझिए कि कभी एपिडेमिक, ठीक है छोड़िए हटाइए, अगर कोई महामारी या बीमारी फैल जाए तो महामारी और बीमारी फैलने के बाद हम लोग को मान लीजिए उस साल खेती अच्छा नहीं हुआ, अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ, तब तो हम लोग खाना मिलेगा नहीं, भूख में ही रह जाएंगे। तो उससे बेहतर हम क्या करें? तो इसी के लिए भारत सरकार ने जो है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया। नेशनल फूड सिक्योरिटी का मतलब कि जो भी फूड हम लोग के यहाँ प्रोडक्शन होता है ना, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? उसको स्टॉक करके रख देना चाहिए, उसको स्टॉक करके रख देंगे। स्टॉक करके रख देंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया लगाया कि भाई मान लीजिए इस साल खेती अच्छा हुआ, अगले साल नहीं होगा तो अगले साल मान लीजिए खेती अच्छा नहीं हुआ, तब क्या करिएगा? तब तो सब कोई प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो उससे क्या समाधान निकाला? तो उसी के लिए भारत सरकार ने फूड सिक्योरिटी सिस्टम निकाला। फूड सिक्योरिटी सिस्टम में दो चीजें होती है, एक बफर स्टॉक, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कहिएगा सर बफर स्टॉक क्या होता है? देखिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोला कि प्रोक्यूरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स वेयर एज डिस्ट्रीब्यूशन इज इंश्योर्ड बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। ठीक है, इसमें देखिएगा, अब इसमें हम समझा देते हैं आपको, लीजिए यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए समझिएगा, भारत सरकार ने एक क्या बनाया कि एफसीआई बनाया, इसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत सरकार ने क्या कहा कि आप एमएसपी पर, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, ठीक है, आप जितना किसानों के अनाज है, जितना भी ग्रेन्स हैं, उन सभी को खरीद लीजिए। तो एफसीआई ने क्या किया कि एमएसपी पर इन ग्रेन्स को क्या खरीद लिया, और खरीद के इस अनाज को एमएसपी पर खरीद के इसे कहाँ स्टॉक कर दिया गया? एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें स्टॉक कर दिया गया। अब इसके बाद क्या कि जब स्टॉक हो जाता है ना, तब पीडीएस के थ्रू, कहिएगा सर पीडीएस क्या होता है? समझिएगा मेरी बात को, कहिएगा सर पीडीएस क्या होता है? इधर देख रहे हैं इमेज में कुछ दिखाया मैंने, पीडीएस क्या होता है? पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हिंदी में इसको जन वितरण प्रणाली कहते हैं, हिंदी में इसको जन वितरण प्रणाली कहते हैं। तो देखिए समझिएगा, पीडीएस क्या होता है? तो पीडीएस एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको हिंदी में जन वितरण प्रणाली कहेंगे। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के आदेशानुसार गवर्नमेंट चाहती है कि पीडीएस के थ्रू जितने भी गरीब से गरीब लोग हैं उनको अफोर्डेबल प्राइस पर, अफोर्डेबल प्राइस का मतलब समझ रहे ना, कि एक गरीब आदमी भी उसे खरीद सके, और उसी अफोर्डेबल प्राइस, 5 रुपया किलो गेहूं मिलेगा आपको, 3 रुपया किलो चावल मिलेगा आपको, वो अफोर्डेबल प्राइस पर सबको अनाज मिल सके, कोई भूखे ना रह सके, सबको अनाज मिल जाए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी लोग जिए खाए मस्त रहे, इसी वजह से ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाई गई है। देखिए, पीडीएस इज अ प्रोग्राम which provides food grains and other essential commodities at subsidized price in rural and urban area। पीडीएस वह प्रोग्राम है जिसमें अगर आप चले जाइए, जो फूड ग्रेन्स हो तो चाहे अदर इसेंशियल कमोडिटीज हो, कोई और दूसरी वस्तु हो, तो उसको एक सब्सिडाइज प्राइस, मतलब कम कीमत पर जो है, ठीक है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में दिया जाता है, ताकि सभी गरीब के पास पहुंचाया जा सके। अगला देखिए, देखते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ऑफ फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का थोड़ा प्राथमिक कार्य देखिए। फूड सिक्योरिटी अगर चलिएगा, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपुल एट द अफोर्डेबल प्राइस। फूड सिक्योरिटी जो बनाई गई है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जिम्मेवारी यह होता है कि पहले आपको यह देखना है कि सभी लोग को अफोर्डेबल प्राइस पर भोजन पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। गरीब जो है, गरीबों के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है कि नहीं है। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें इनको देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सभी लोग को।
फूड सिक्योरिटी क्या है? तो सवाल देखिए सिंपल है, अगर सवाल आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स, तो हमें समझाना पड़ेगा कि सर फूड सिक्योरिटी क्या होती है। तो गवर्नमेंट ने एक फूड सिक्योरिटी सिस्टम बना रखी है ताकि हमारे भारत के लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके, गरीब हो या अमीर हो, सभी लोग खा पी के सही रह सके, ठीक है। इसके वजह से देखिए इसके जो दो तरीके लगाए गए, एक बफर स्टॉक लगाया गया और दूसरा कौन सा लगाया गया? पीडीएस। कहिएगा बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक का मतलब होता है अनाज कलेक्ट करना, जो इसको एफसीआई करती है। तो भारत सरकार जो है एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अनाज खरीदती है, खरीद कर इसको एफसीआई में कलेक्ट कर देती है और फिर एफसीआई से क्या करता है? पीडीएस के थ्रू जनता के पास एक अफोर्डेबल प्राइस पर भोजन पहुंच जाता है ताकि सभी लोग खा पी के तन रहे, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये आपका लास्ट है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। अच्छा ठीक है, अब समझिए यहाँ बहुत सारी चीजें समझना है, अगर रियल का है ना बहुत अच्छा चीज यहाँ समझना है, एक चीज बहुत अच्छा समझने के लिए दिया है। कहिएगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है बताइए। आपके भारत का, आपका भारतीय एग्रीकल्चर है ना, तो भारतीय कृषि पर ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट क्या पड़ा है, कोई बता सकता है? देखिए क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। देखिए एक चीज समझा देते हैं, अगर देखिएगा समझिएगा हमारी बात को, बहुत समझा रहे हैं। यहां पर क्या लिखे हैं? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? तो ये जो जो आप देख रहे हैं ना पूरा दुनिया, तो दुनिया कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है, ट्रेड के माध्यम से। कोई बिजनेस का मतलब हमारा भारत से वहां से चल रहा है बिजनेस, हमारा वहां से ट्रेडिंग चल रही है, तो हम लोग क्या हो गए, एक दूसरे से लिंक हो गए। तो ये जो ग्लोबलाइज है ना, यही वैश्वीकरण का एग्रीकल्चर पर प्रभाव क्या पड़ा है, सवाल ये है। तो आज भी देखिए ग्लोबलाइजेशन की बात करिएगा ना, तो हिस्ट्री में आप पढ़िएगा, तो ब्रिटिश काल जब थी ना, उस समय भी हमारे पास ग्लोबलाइजेशन था। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह भारत क्या करता था, इंडिया, आप देख सकते हो कि इंडिया पर अगर ब्रिटिश सरकार थी तो ये ब्रिटेन अपना कॉटन भेजती थी ना, हमारा कॉटन कहाँ जाता था? ब्रिटेन जाता था, हमारा कॉटन क्या जाता था? और भी दूसरे कंट्री जाते थे, और उन सभी कंट्री में क्या होते थे? तो अब एक जगह से दूसरे जगह कंट्री में सेल होने लगा, तो इसका मतलब कि वो क्या हो रहा है, ग्लोबलाइज हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, ठीक है। उस समय ये बात था। देखिए कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आफ्टर देखिए उस समय भी था, यही नहीं 1990 के बाद चले जाइए तो फार्मर्स को जो है क्या देखना पड़ा। देखिए द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज न्यू चैलेंजर अंडर ग्लोबलाइजेशन। बताइए 1990 के बाद भारतीय किसानों को विदेश के बाजार में या वर्ल्ड बाजार में एक बड़ी समस्या का झेलना पड़ा। क्या था वो समस्या? ठीक है देखिए ये समस्या है, यहीं पर हमने कहा कि ये क्वेश्चन उड़ा देगा तो फिर नहीं कि हाँ नहीं बताए थे। द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोस कंट्रीज। मतलब क्या कहना चाहते हैं समझिएगा कि अगर लीजिएगा कि भारत के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं ये सभी लोग जो है कोई भी डेवलप कंट्रीज हो ना, डेवलप कंट्रीज के साथ ये कम्पीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सब्सिडाइज रहते हैं। देखिए समझिए मेरी बात को समझिएगा, हम क्या समझाना चाहते हैं। हमने बताया कि आज 1990 के बाद भारतीय किसानों को जो है मतलब दुनिया की बाजार में जो फिर से गड़बड़ हो जा रहा है, वर्ड दूसरा आ जा रहा है, ठीक है। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि जो भारतीय किसान है, भारतीय किसानों को जो हमारी कृषि का प्रोडक्शन है, हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मतलब वर्ल्ड मार्केट में देखा जाए compete नहीं कर सकते हैं जो दूसरे कंट्री के साथ। क्यों? चूंकि उनका सबसे हाईली मतलब कहा जाए हाईली सब्सिडाइज होता है। कैसे? मान लीजिए हमारे किसान जो है अगर प्रोडक्शन करते हैं तो उनके लागत जो है किसी मान लीजिए कोई एक एप्पल है, एप्पल का प्रोडक्शन किया उन्होंने, उसका कीमत कितना हो गया 50 रुपए, पूरी टोटल 50 रुपए हुआ। लेकिन अब वही जो है दूसरे कंट्री का मान लीजिए जैसे यूएसए हो तो उसका भी कीमत 50 रुपए होगा। बट क्या होगा कि 50 रुपए जब होगा ना तो गवर्नमेंट वहां की कहती है कि हम आपको 50% क्या देंगे सब्सिडी, तो इसकी कीमत अब कितना हो गया 25 रुपया। तो वर्ल्ड मार्केट में आपका भी एप्पल गया और इनका भी एप्पल गया, लेकिन सबसे ज्यादा बिकेगा किसका? किसका बिक जाएगा?
इसका बिकेगा कि इसका बिकेगा? यूएस से इसका बिकेगा ना, क्योंकि ये हाईली सब्सिडाइज है और आप पर सब्सिडी नहीं मिला है, तो इसका 50% दे देता है, 70% ऑफ दे देता है। समझ में आ गया बात हमारा? तो ये आपको ध्यान देना होगा कि कैसे हमारे भारतीय किसानों के सामने चुनौती है। यही नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रेवोल्यूशनाइजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अ डे। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रेवोल्यूशनिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जेनेटिक समझ रहा, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? आज चले जाइएगा तो हमारे भारत में नहीं, एग्रीकल्चर में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा रही है, जेनेटिक का मतलब एक प्लांट से दूसरा प्लांट ग्रो कर दिया जा रहा है, ग्रो किया जा रहा है एक प्लांट से दूसरा प्लांट। आप समझ रहे हैं कि एक प्लांट में बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो जा रहा है, तो ये सभी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जा रहा है ना, तो ये आज दिनों के चले जाए तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा क्रांति की जा रही है, सबसे ज्यादा क्रांति की जा रही है। अगला है, देखिए ये किया जा रहा है दूसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज आल्सो इन फैशन दिस डेज बिकॉज इट इज प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हेंस इट डज नॉट अफेक्ट एनवायरमेंट इन अ नेगेटिव मैनर। समझिएगा, आज के समय में ना सबसे ज्यादा जानते हैं क्या दौड़ रहा है मार्केट में? आज भी सबसे ज्यादा हाई डिमांड पर है ऑर्गेनिक फार्मिंग। चूंकि जानिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इनऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों में अंतर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग नेचुरल फर्टिलाइजर्स के जो प्रोडक्शन होते हैं उसका हम सेवन करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे ज्यादा फैक्ट्री के द्वारा बनाए गए फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। आज आप देख लीजिए मार्केट में आपको क्या देखने को मिलेगा? मार्केट में इनऑर्गेनिक खेती से किया गया प्रोडक्शन, जैसे सेव हुआ, आज भी मार्केट में सेव आ रहा है ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि सेव जो है एक तो केमिकल से प्रोडक्शन किया गया और ऊपर से देख सकते हैं कि सेव जल्दी सड़ता नहीं है। सोचिए उसको ज्यादा दिन बचाए रखने के लिए क्या तरकीब लगाई जा रही है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो आज भी अगर चले जाइए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को मतलब इनकरेज किया जाना चाहिए, ठीक है, इनऑर्गेनिक नहीं। आगे देखिए, इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिटी देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम क्रिल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स विच विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब इसमें देखिए, भारतीय किसानों को लीजिएगा तो हमारे भारत में जो है पूरी तरह से क्रॉपिंग पैटर्न बहुत लंबा है। अब बहुत तरह से एक लोअर से लगा के हाई लेवल तक का हम लोग का क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। और अगर हमारे भारतीय किसान अगर चाह जाएं तो इसमें बहुत अच्छा प्राइस अर्निंग कर सकते हैं और कृषि में एक नई क्रांति ला सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।